यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture of Sociology PGT, we will discuss about cyclical theory, L.H. Morgan concept, Auguste Comte concept, theories of social changes, process of social changes. Now, before wasting the time, we will start our today's lecture, Oswald Spengler theory. ओसवाल्ड स्पेंगलर थ्योरी। जर्मन दार्शनिक स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट 1926 में बताया है, किसी भी संस्कृति का विकास चक्रीय रीति से होता है। उनका सिद्धांत दुनिया की 8 प्रमुख संस्कृतियों के अध्ययन पर आधारित था। जिन संस्कृतियों को उन्होंने अध्ययन किया है वे हैं इजिप्टियन, मेसोपोटामियन, हिंदू, चाइनीज़, क्लासिकल, अपोलोनियन, अर्बेनियन या मैगियन और मायन, एंड वेस्टर्न और फॉस्टियन। इन्होंने रूसी संस्कृति का भी अलग से जिक्र किया, लेकिन अन्य संस्कृतियों की तरह उसका कोई विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था आदिम जाति समाज इतिहासहीन है। संस्कृति की तुलना सावयव से करते हुए उन्होंने कहा है, कल्चर्स आर ऑर्गेनिजम्स एंड वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ देयर कलेक्टिव बायोग्राफी। स्पेंगलर कहते हैं, जैसे व्यक्तियों के जीवन में उत्थान और पतन होता है, वैसे ही संस्कृति का भी उत्थान और पतन होता है। जैसे व्यक्ति का जीवन चक्र बचपन, युवा, परिपक्वता, बुढ़ापा आदि चरणों से क्रमशः गुजरता रहता है, संस्कृति भी ठीक उसी ढंग से 4 चरणों से गुजरकर समाप्त हो जाती है। संस्कृति के चक्रीय विकास के इस नियम को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने इसकी तुलना ऋतुओं से की है, बसंत, पतझड़, सर्दी और ग्रीष्म। स्पेंगलर कहते हैं, किसी संस्कृति का जीवन लगभग 1000 साल का होता है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का उदय लगभग 900 ईस्वी के आसपास हुआ। इसीलिए वो मानते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति अब पतन के कगार पर है। बहुत सारे समाजशास्त्रियों का कहना है, स्पेंगलर का सिद्धांत मौलिक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिद्धांत डैनिलेवस्की की पुस्तक रसिया एंड यूरोप से चुराया हुआ है। नाउ पिट्रिन ए सोरोकिन थ्योरी। दीज आर द सोशल चेंज थ्योरीज। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत रूसी अमेरिकन समाजशास्त्री सोरोकिन की देन महत्वपूर्ण है। इनकी पुस्तक में चर्चा की गई है, जो पुस्तक का नाम है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। इसके वॉल्यूम्स 4 में देखने को मिलता है कि अनुभवाश्रित आंकड़ों के सहारे चक्रीय सिद्धांत को स्थापित करने की कोशिश की है सोरोकिन ने। इन्होंने परिवर्तन के विश्लेषण के निमित्त मानव इतिहास के बीते 3000 वर्षों का अध्ययन किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक में अनेक युद्धों, आंदोलनों, क्रांतियों को दर्शाया है। सोरोकिन ने समाज की संस्कृति को 3 भागों में बांटा है: आदर्शात्मक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति और आदर्शवादी संस्कृति। आदर्शात्मक संस्कृति का संबंध आत्मा, मस्तिष्क, आध्यात्मिक विचार, भावना इत्यादि चीज़ों से। इंद्रिय परक संस्कृति का संबंध अनुभवाश्रित सत्य से होता है। इस अवस्था में ज्ञान विभिन्न इंद्रियों के द्वारा होता है।
समाज में प्रौद्योगिक विकास की संभावना बहुत बढ़ जाती है। न्याय की प्रकृति भी यथार्थ और भौतिकवादी हो जाती है। दूसरे शब्दों में धर्म, परंपरा, प्रथा, इसका प्रभाव न्याय के क्षेत्र में कम हो जाता है। इस अवस्था में लोगों का जीवन दर्शन खाओ पियो और मौज करो होता है। सोरोकिन के अनुसार पश्चिमी समाज इंद्रिय परक संस्कृति के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान भारतीय संस्कृति भी इसी रास्ते पर तेजी से अग्रसर है। आदर्शवादी संस्कृति, इसमें इंद्रिय परक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति के तत्व पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में ये संस्कृति दोनों संस्कृति के बीच की स्थिति है। जब समाज की संस्कृति इंद्रिय परक से आदर्शात्मक या आदर्शवादी से इंद्रिय परक संस्कृति की ओर परिवर्तित होती है, कुछ समय के लिए आदर्शवादी संस्कृति की स्थिति आती है। सोरोकिन ने कहा है कि तब विशेष रूप से उत्पन्न होते हैं सोरोकिन के विचार कि जब आदर्शात्मक संस्कृति चेतनात्मक संस्कृति में बदलती है। ऐसी संस्कृति में भौतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। नाउ द आर्नल्ड टॉयनबी थ्योरी। ब्रिटिश इतिहासकार टॉयनबी ने डैनियलेवस्की की तरह ही परिवर्तन के चक्र सिद्धांत का समर्थन किया है। इन्होंने दुनिया की 21 प्रमुख सभ्यताओं का गहन अध्ययन किया, जिनका वर्णन उनकी पुस्तक अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री वॉल्यूम 10 में मिलता है। इन्होंने स्पेंगलर की तरह विचार व्यक्त किया है कि हर सभ्यता की एक चक्रीय रीति से जन्म और मृत्यु होती है। उन्होंने स्पेंगलर की तरह यह स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस नहीं किया है कि किस सभ्यता का जीवन चक्र कितना लंबा होता है। उनका चक्रीय सिद्धांत चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत पर आधारित है। किसी भी सभ्यता का चुनौती दो क्षेत्रों में मिलती है, एक भौगोलिक परिस्थिति, दूसरी सामाजिक परिस्थिति। अगला सिद्धांत है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्ष का सिद्धांत। संघर्ष संबंधी विचार प्राचीन काल से ही सामाजिक चिंतकों का प्रमुख विषय रहा है। पॉलीबियस ने कहा था कि जानवर की तरह ही मानव ने भी समूह में रहने और संघर्ष करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शासक वर्ग के अत्याचार से बचने और उसे अपदस्थ करने के लिए सदा शासित जनसमूह को संगठित होकर संघर्ष करना पड़ा है। इब्न खालदून, हॉब्स, डेविड ह्यूम, प्रारंभिक सामाजिक विचारकों ने भी अपने अपने ढंग से संघर्ष संबंधी विचार प्रस्तुत किया है। चार्ल्स डार्विन के जैविक उद्विकास का सिद्धांत ने संघर्ष विचारकों को एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। डार्विन द्वारा प्रतिपादित अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत, इसने संघर्ष संबंधी चिंतन की प्रक्रिया को बहुत ही प्रभावित किया है। हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन के योग्यता की उत्तरजीविता जैसे विचारों ने भी संघर्ष मूलक चिंतकों को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। नाउ द कार्ल मार्क्स थ्योरी। संभवतः कार्ल मार्क्स विश्व के सबसे पहले सामाजिक चिंतक थे। इन्होंने प्रमाणित करने का प्रयास किया कि सामाजिक परिवर्तन वर्ग संघर्ष द्वारा ही संभव होता है। वर्ग संघर्ष क्यों और कैसे होता है समझने के लिए ये हमें जानना पड़ेगा कि मार्क्स ने सामाजिक संरचना को किस प्रकार परिभाषित किया। मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक संरचना के मुख्य दो तत्व होते हैं, आधारभूत संरचना और अधिसंरचना या आश्रित संरचना। समस्त उत्पादन प्रणाली को उन्होंने आधारभूत संरचना माना है और समाज के अन्य अंगों जैसे सरकार, धर्म, परिवार, आदर्श, दर्शन आदि इत्यादि को आश्रित संरचना कहा है। मार्क्स ने कहा है कि उत्पादन प्रणाली ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। इसीलिए यदि आर्थिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन होता है तो उससे समाज के बाह्य हिस्सों में भी परिवर्तन आता है। उन्होंने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखा है कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल hitherto existing society is the history of class struggle। शोषक और शोषित और सदा एक दूसरे के विरुद्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से संघर्षरत रहे।
इसके परिणाम स्वरूप ही समाज एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है। नाउ द सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। आबरले ने सामाजिक आंदोलन को 4 भागों में बांटा है। ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट, रूपांतरकारी आंदोलन। कुछ ऐसे भी सामाजिक आंदोलन होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी कभी लोग हिंसा की नीति अपनाते हैं, जैसे नक्सलवाड़ी आंदोलन। दूसरा है रिफॉर्मेटिव मूवमेंट, सुधारात्मक आंदोलन। समाज में कुछ आंदोलन वैसे भी होते हैं जब समाज के कुछ दुर्गुण या बुराइयां उत्पन्न होती है तो उसे दूर करने के लिए सामाजिक आंदोलन चलाना पड़ता है ताकि मूल व्यवस्था को जीवंत और उपयोगी बनाए रखा जाए। भारत में सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन और ब्रह्म समाज आंदोलन इसी किस्म के आंदोलन माने जाते हैं। नाउ रिडेम्पटिव मूवमेंट, मुक्ति आंदोलन। कभी कभी समाज में ऐसी बुराइयां फैल जाती हैं जो पूरे समाज के लिए खतरा बन जाती है। वैसी स्थिति में कुछ वैसे आंदोलन चलाए जाते हैं जिसमें समाज के खतरों से बचाया जाए। घूसखोरी एक ऐसी समस्या है जिससे पूरी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को खतरा है। यदि घूसखोरी को रोकने के लिए कोई आंदोलन चलाया जाए तो वैसे आंदोलन को मुक्ति आंदोलन कहेंगे। कबीर ने ब्राह्मणों और मुल्लों के कुप्रभावों से समाज को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया था, इसलिए कबीर पंथ को एक मुक्ति आंदोलन कहा जा सकता है। अगला है अल्टरनेटिव मूवमेंट, वैकल्पिक आंदोलन। वैकल्पिक आंदोलन वो आंदोलन है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन में आंशिक परिवर्तन की कोशिश की जाती है। आज बहुत सारी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो धूम्रपान और नशाखोरी के विरोध में देश में आंदोलन चला रही है। उनकी कोशिश यह हो रही है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिवर्तन लाए जाएं जिनसे उन्हें उनकी बुरी आदतों से मुक्ति मिले और ऐसी बुराई समाज में और नहीं फैले। गौर कर सकते हैं कि वैकल्पिक आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिसके द्वारा समाज में कुछ व्यक्तियों के जीवन में आंशिक परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है, अर्थात अन्य 3 किस्म के सामाजिक आंदोलनों की तुलना में इसका दायरा थोड़ा छोटा है वैकल्पिक आंदोलन का। आज हमारा सोशल चेंज का टॉपिक समाप्त हो गया। अब मैं आपको अगले टॉपिक की तरफ अग्रसर कर रहा हूँ। सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संस्थाएं। विकसित नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप जो समाज द्वारा मान्य है संस्था कहलाता है, जैसे विवाह, घर, हड़ताल, परीक्षा प्रणाली, धर्म, विधान, राजनीतिक मंच इत्यादि। समाज शास्त्रीय दृष्टि से संस्था का सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रयोग किया था और इनके बाद समनर ने फॉल्कवेज में संस्था की व्यापक विवेचना की है। हर्बर्ट स्पेंसर की बुक थी फर्स्ट प्रिंसिपल्स, उसमें उन्होंने संस्था के बारे में बताया और उसके बाद समनर ने फॉल्कवेज नाम की पुस्तक में संस्था की व्यापक विवेचना की है। मायकाइवर और पेज कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और राज्य आदि का मूर्त स्वरूप समिति है, जबकि इनमें से प्रत्येक से संबंधित नियमों, कार्य प्रणालियों की व्यवस्था संस्था है। इस प्रकार समिति एक मूर्त अवधारणा है क्योंकि समिति का निर्माण व्यक्तियों से होता है और व्यक्ति दिखाई देते हैं। वहीं पर संस्था अमूर्त अवधारणा है क्योंकि संस्था का निर्माण नियमों और कार्य प्रणालियों से होता है जो कि दिखाई नहीं देते हैं। इसी कारण से मैकाइवर और पेज ने कहा है कि हम समिति के सदस्य होते हैं न कि संस्था के। हम किसी क्लब, संघ, राजनीतिक दल के सदस्य तो हो सकते हैं परंतु शिक्षा प्रणाली अथवा विवाह संस्था के नहीं। गिलिन और गिलिन लिखते हैं, एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमानों जिनमें की क्रियाएं, मनोवृत्तियां और सांस्कृतिक उपकरण आदि सम्मिलित होते हैं, ऐसे प्रतिमान है का वह क्रियात्मक स्वरूप है जिसमें कुछ स्थायित्व होता है
और जिसका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को ही संस्था कहते हैं। वहीं पर बोगार्डस कहते हैं, एक सामाजिक संस्था समाज की ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। वहीं पर आगबर्न और निमकॉफ कहते हैं, कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित और स्थापित प्रणालियों को सामाजिक संस्थाएं कहते हैं। किंग्सले और डेविस कहते हैं कि एक संस्था की किसी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित अंतर संबंधित जनरीतियों, लोकाचारों, रूढ़ियों और कानूनों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये सारी परिभाषाएं मैंने जो आपको बताई, उसमें मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के से समाज द्वारा स्वीकृत नियमों और कार्य प्रणालियों की संगठित व्यवस्था है, ऐसा हमें अनुभूति होती है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था एक इकाई के रूप में काम करती है। जब जनरीतियाँ, प्रथा, रूढ़ियाँ अधिक विकसित हो जाती हैं तो इन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, इनसे संबंधित नियम बन जाते हैं। ये नियम ही बाद में संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक सांस्कृतिक व्यवस्था में अनेक संस्थाएं पाई जाती हैं और प्रत्येक संस्था एक मौलिक इकाई के रूप में कार्य करती है। दूसरा गुण है स्थायित्व, परमानेंसी। संस्थाओं का विकास और दीर्घ अवधि के बाद होता है। जब कोई कार्यविधि दीर्घ समय तक समाज के व्यक्तियों की आवश्यकताओं के निरंतर रूप से पूरा करती रहती है तो उसे एक संस्था के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंस्टीट्यूशन में। प्रत्येक संस्था के अपने एक या अनेक सुस्पष्ट निश्चित उद्देश्य होते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। जैसे कि जिस प्रकार शैक्षणिक संस्थाओं में कुछ सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं। नाउ द कल्चरल इक्विपमेंट्स, सांस्कृतिक उपकरण। प्रत्येक संस्था से संबंधित भौतिक और अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी हैं। उदाहरण स्वरूप, हिंदू समाज में विवाह के दौरान होम वेदी, मंडप, कलश, धूप, नैवेद्य इत्यादि भौतिक उपकरण हैं और जप, मंत्र इत्यादि विवाह संस्था से संबंधित अभौतिक तत्व हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सिंबल्स। प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है जिसका भौतिक या अभौतिक स्वरूप हो सकता है। जिस प्रकार मंगल कलश विवाह का प्रतीक माना जाता है, इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से संस्थाओं की पहचान होती है। नाउ द ट्रेडिशंस। प्रत्येक संस्था की अपनी परंपराएं होती हैं जो कि लिखित या अलिखित होती हैं। ये परंपराएं लोगों के व्यवहारों के अनुरूपता लाने में अपना योगदान देती हैं। नाउ द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। प्रत्येक समिति के एक या अनेक उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति सुचारू रूप से होती रहे, इसके लिए प्रत्येक समिति के निश्चित नियम और कार्य प्रणालियाँ होती हैं जिनके माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। मैकाइवर और पेज के अनुसार प्रत्येक समिति का एक संस्थात्मक पक्ष होता है जिसके अभाव में समिति अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकती। विभिन्न विद्वानों ने बताया है कि समिति, उनकी विशिष्ट संस्थाएं और इनके विशेष हित क्या हैं। मैं स्तंभवार आपको चर्चा कर रहा हूँ। पहले स्तंभ में समिति होगी, दूसरे स्तंभ में उनके विशिष्ट विशेषताएं, संस्थाएं होंगी और उसके बाद उनके विशेष हित होंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। समिति में है परिवार, इनकी विशिष्ट संस्थाएं हैं विवाह, घर, उत्तराधिकार। विशेष हित हैं घर, वंशावली और सुरक्षा।
समिति में है महाविद्यालय, विशिष्ट संस्थाएं हैं व्याख्यान, परीक्षा प्रणाली और स्नातकत्व। विशेष हित है शिक्षण, व्यावसायिक तैयारी। पुनः समिति में है व्यापार, विशिष्ट संस्थाएं हैं हिसाब किताब की प्रणाली, संस्थापन, अंश पूंजी। और विशेष हित है लाभ। समिति है व्यापारिक संघ या मजदूर संघ। विशिष्ट संस्थाएं हैं सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल और धरना। और इनके विशेष हित हैं नौकरी की सुरक्षा, मजदूरी दरें, कार्य की दशाएं। समिति है चर्च या गिरजाघर, धार्मिक समिति। विशिष्ट संस्थाएं हैं संप्रदाय, धर्म, भ्रातृत्व, उपासना के तरीके। और विशेष हित है धार्मिक विकास। समिति है राजनीतिक दल। विशिष्ट संस्थाएं होंगी प्राथमिक इकाइयां, दलयंत्र और राजनीतिक मंच। और विशेष हित होगा कार्यालय, शक्ति, सरकारी नीति। समिति है राज्य। विशिष्ट संस्थाएं हैं विधान, वैधानिक संहिता और सरकार। विशेष हित है सामाजिक व्यवस्था का सामान्य नियमन। ये तालिका मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के माध्यम से दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। इस तालिका से स्पष्ट होता है विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं और साथ ही विभिन्न प्रकार की संस्थाएं भी होती हैं। विभिन्न संस्थाओं को मुख्यतः देख सकते हैं, जैसे सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, साथ ही साथ मनोरंजनात्मक संस्थाएं। मनोरंजनात्मक संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जिसमें मनुष्य के विभिन्न हितों या उद्देश्यों की पूर्ति के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। इनमें से प्रत्येक प्रकार की संस्था के अंतर्गत नियम, विधि, विधान और कार्यप्रणाली की व्यवस्था आती है। संस्था का उद्विकास, इवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अमेरिकन समाजशास्त्री समनर ने संस्था के उद्विकास को प्रकट किया। ये कहते हैं संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होती हैं, ये प्रथाएं बन जाती हैं। जब प्रथाओं में कल्याण का दर्शन जुड़ जाता है तो वे लोकाचारों के रूप में विकसित होती हैं। इसके बाद व्यवहार में लाए जाने वाले नियमों, निर्धारित कार्यों और उपकरणों द्वारा लोकाचार और भी निश्चित और विशिष्ट बन जाते हैं। इसमें एक ढांचा निर्मित होता है और इस प्रकार एक संस्था पूर्ण हो जाती है। स्पष्टता है कि किसी भी संस्था का प्रारंभ मानव की आवश्यकता को पूरा करने के विचार से होता है और वो विचार कार्य रूप में परिणित होता है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। किसी भी क्रिया को बार बार दोहराने पर वो व्यक्ति की आदत बन जाती है। यही आदत जब सारे समूह को आदत बन जाती है तब उसमें जनरीति या लोकरीति कहते हैं। और जब जनरीति में भूतकाल का सफल अनुभव जुड़ जाता है और समाज उसको मान्यता प्रदान कर देता है तो ये प्रथा का रूप धारण कर लेती है। जब इस प्रथा में सामूहिक स्वीकृति और सामूहिक कल्याण की भावना जुड़ जाती है तब उसे रूढ़ि या लोकाचार कहते हैं। और लोकाचारों के चारों ओर जब एक ढांचा या कार्य प्रणाली विकसित हो जाती है तो संस्था का रूप धारण कर लेती है। संस्था के उद्विकास को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। आवश्यकता पूर्ति से संबंधित एक उपाय, विचार या अवधारणा। विचार प्लस क्रिया की पुनरावृत्ति इक्वल टू व्यक्तिगत आदत, जो कि आदत होगी। आदत प्लस सामूहिक पुनरावृत्ति इक्वल टू जनरीति, जो जनरीति होगी। जनरीति प्लस सामूहिक अनुभव प्लस मान्यता इक्वल टू प्रथा, जो प्रथा होगी। प्रथा प्लस समूह की स्वीकृति प्लस जन कल्याणकारी भावना प्लस बाध्यता इक्वल टू लोकाचार, तो लोकाचार या रूढ़ि होगी। और लोकाचार प्लस निश्चित नियम या कार्यप्रणाली प्लस एक निश्चित ढांचा इज इक्वल टू संस्था, तो ये संस्था होगी। फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। गोल्डनर ने मॉडर्न सोशियोलॉजी में संस्था द्वारा किए गए
कार्यों को दो भागों में, जैसे व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान से संबंधित कार्य और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था से संबंधित समस्याओं के प्रतिकार। गिलिन ने विस्तृत रूप से प्रकारों की आधार पर संस्था को महत्व स्पष्ट किया। जो प्रकार हैं, संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, संस्थाएं व्यक्ति के कार्य को सरल बनाती हैं, संस्थाएं संस्कृति की वाहक हैं, ये सांस्कृतिक अनुरूपता उत्पन्न करती हैं, ये सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं, संस्थाएं स्थिति और भूमिका का निर्धारण करती हैं। नाउ द इंस्टीट्यूशनल डोमिनेंस, संस्थात्मक प्रभुता। हर समाज में कोई एक संस्था दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी होती है। जैसे कि कोई समाज मूलतः राजनीतिक हो, धार्मिक हो या परिवार प्रधान हो। प्राचीन चीन में परिवार संस्था की प्रभुता थी। मध्य यूरोप के लोगों में प्राचीन काल में धार्मिक संस्था प्रभावी थी। वहाँ चर्च सभी गतिविधियों पर हावी था। रोमन शासकों को पोप ही पवित्र ताज पहनाते थे। भारत में देखा गया है कि धार्मिक संस्था कुछ अधिक प्रभावी है। जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक धार्मिक संस्कार होते रहते हैं। इस प्रकार किसी समय में एक समुदाय पर किसी संस्था विशेष की प्रभुता ही संस्थात्मक प्रभुता कहलाती है, इंस्टीट्यूशनल डोमिनेंस। आज का लेक्चर यहीं तक। कॉमटेरिया वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इम्पोर्टेंट PDF की लिंक डाल दी जाएगी, जिसको डाउनलोड करके आप तालिका और चार्ट का और उस संस्था के विकास के फार्मूले का सचित्रण प्राप्त कर सकते हैं। कॉमटेरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगी, जहां से डायरेक्ट आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। जब भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा, अगर आपने बेल आइकन्स को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दिया है तो मेरे सारे लेक्चर्स आपको लाइव दिखेंगे। कॉमटेरिया यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क है। कॉमटेरिया का उद्देश्य सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कॉमटेरिया के लेक्चर्स को ज़रूरतमंदों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। कॉमटेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।